वापस नहीं? ना वो तो डरा हुआ व्यक्ति कह रहे हैं ना, जो भीड़ से क्या होगा, मैं कहना दिखाने के लिए कि नहीं हम पे भीड़ से फर्क नहीं पड़ता। अगर भीड़ से फर्क नहीं पड़ता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने मंत्रियों को क्यों भेज रहे हैं? आंदोलन दिन प्रतिदिन और मजबूत और व्यापक होता चला जा रहा है पूरे देश में। तो सरकार की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मालूम है कि कोरोना असलियत में कुछ नहीं है, केवल सरकारी कोरोना है। और सरकारी कोरोना ये सिर्फ लोगों को तबाह करने के लिए और जो उद्योगपति पूंजीपति हैं उनके लिए नीति बनाने, कानून बनाने, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सारी चीजें। और वैसे हकीकत में इसमें बातचीत करने की कोई जरूरत भी नहीं है। कानून वापस लेने हैं, 84 देर का काम है, वापस लो, बात खत्म। बात ही क्या करनी है? और अगर बात करने वाली बात है तो सरकार करे, हमने कभी मना नहीं किया बात करने के लिए। सरकार जब करना चाहे करे, इसके लिए हम उसके पास जाएं? नहीं, हम नहीं जाएंगे सरकार के पास में। हमारा फंडा बिल्कुल निकलेगा। जिसकी ताकत बढ़ती चली जाएगी, जो व्यापक होता चला जाएगा, जो मजबूत होता चला जाएगा, निश्चित रूप से उसके सामने कमजोर को झुकना ही पड़ेगा। और इस समय सरकार जो है कमजोर है और आने वाले समय में सरकार और भी कमजोर हो। एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि ये ट्विटर पे क्यों जागता है युवा, ये युवा सड़क पे क्यों नहीं जागता, ये सड़क पे क्यों नहीं भागता? ये मेरी शिकायत है। अगर युवा साथी मेरे से नाराज हो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी शिकायत है, एक बड़े भाई होने के नाते मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब तक आप सड़क पर नहीं आओगे, जब तक अपने आंदोलन को जन आंदोलन नहीं बनाओगे, क्योंकि इस देश में युवाओं की बेरोजगारी की समस्या वाकई में बड़ी भयानक समस्या है। आप आज की तारीख में मेन स्ट्रीम मीडिया बन चुके हैं और जो आप लोगों की दिक्कतें सरकार के सामने और पूरी दुनिया के सामने रखे हैं, उससे सरकार बेचैन है। क्योंकि इस सरकार का एक मंत्र है, किसी हालत में किसी तरह की सूचना न दे। आगे की क्या प्रक्रिया है? देखिए पीपल साहब, अभी 90 दिन क्या और भी 90 दिन चले जाएं और उसके बाद भी 90 दिन चले जाएं, ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी और एमएसपी को कानून नहीं बनाएगी। इसमें बहुत सीधी सी बात है, ये कोई ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात या कोई ऐसी कठिन बात नहीं है जिसको समझने में दिक्कत होती हो। सरकार बेशक सारे हथकंडे अपना रही है, सरकार इस आंदोलन को कमजोर करने की लगातार कोशिश भी कर रही है और अब एक और कोशिश, एक षड्यंत्र जो है वो भी रचा जा रहा है। हो सकता है उसका इस्तेमाल हो, लेकिन इस बार वो सफल नहीं होगा कि कोरोना के फिर से उसकी जो है संख्या लगातार आप देख रहे हैं, 2-3 दिन से लगातार ये शुरू हुई है कि कोरोना के इतने मरीज आ गए, इतने मर गए, इतने इन्फेक्शन आ गए, इतने मर गए। महाराष्ट्र में भी, और महाराष्ट्र में भी उन जगह पर जहां किसान आंदोलन है वहां को टारगेट करके जो है लगातार लॉकडाउन वगैरह, और यहां भी ये कोशिश हो सकती है, लेकिन इस बार ये सफल नहीं होगी कोशिश। ये आंदोलन जो इसका लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरे किए बिना किसी भी हालत में बंद नहीं होगा। लेकिन वकील साहब, आपको नहीं लगता अब किसानों को भी अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए? नहीं तो कर रहे हैं हम रणनीति में बदलाव, आपने देखा नहीं, आपने कवर नहीं किया। देखिए हम जाके जगह जगह जाके जो किसान पंचायत हो रही हैं, और बरनाला की जो किसान पंचायत आपने देखी, मैं समझता हूँ 1.5 लाख के लगभग लोग हैं, उसमें 80,000 महिलाएं हैं। तो ये हमारी रणनीति का बदलाव है। हमारी ये रणनीति का बदलाव है कि गर्मी से कैसे बचा जाए, हम उसकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी आगे पड़ने वाली है। ये हमारी रणनीति है कि गर्मी अब आ रही है, फसल भी पकने वाली है, फसल भी काटी जाए, वो भी घरों में लाई जाए, और साथ साथ आंदोलन भी मजबूत हो, और इसके साथ साथ किसान पंचायत भी चलती रहे। ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। कहाँ उसको तो काउंटर पॉइंट कर देना कि भीड़ से कानून वापस नहीं? ना वो तो डरा हुआ व्यक्ति कह रहे हैं ना, जो भीड़ से क्या होगा, मैं कहना दिखाने के लिए कि नहीं हम पे भीड़ से फर्क नहीं पड़ता। अगर भीड़ से फर्क नहीं पड़ता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने मंत्रियों को क्यों भेज रहे? जो आपके राज्य के मंत्री हैं वो जा रहे हैं उत्तर प्रदेश वाले, और आपके केंद्र के मंत्री जा रहे हैं। अब सारे नेताओं को आप लेके जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं आप? और क्यों आप जब जा रहे हैं तो क्यों लगातार जो गांव के लोग हैं उन्होंने गांव के बाहर ही लिख दिया है कि बीजेपी के नेताओं का इस गांव में आना सख्त मना है। ये जा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं। नहीं, हमें समझाने की जरूरत नहीं है, समझने की उन्हें जरूरत है। हम खूब समझते हैं और हम लगातार लोगों को समझा रहे हैं। और धन्यवाद आप सबका, सोशल मीडिया के आप सारे साथियों का दिल से धन्यवाद कि आपकी बदौलत लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं, कानून समझ में आ रहे हैं कि कानून हकीकत में है क्या, और सरकार किस तरह से उनके साथ धोखा कर रही है, कैसे इस देश को तबाह और बर्बाद करने पर तुली हुई है। सर, आप जैसे लोग कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो कब तक सीधी उंगली रहेगी आप लोगों की? नहीं, जब तक जो है मतलब लगेगी कि हाँ भाई अभी सीधी उंगली से निकल सके, जब तक सीधी रहेगी। जब जरूरत पड़ेगी तो फिर आगे देख लेंगे कैसे करना पड़ेगा। 256 किसान शहीद हो चुके हैं। देखिए पीपल साहब, जब संघर्ष चलता है, संघर्ष में कुर्बानी होती ही है, ये सच है।
ये सच है कि जो हमारे बीच से हमारे साथी 256 साथी चले गए हैं, वो उनके प्रति हमारी संवेदना है, हम समझते हैं, उनका दर्द समझते हैं, उनके परिवार का दर्द समझते हैं। लेकिन संघर्ष है, इस संघर्ष में कब तक चलेगा हम नहीं जानते हैं, पर संघर्ष में ये कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। समय भी होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, जान भी जाती है, चोटें भी खाई जाती हैं, FIR भी होती हैं, जेल भी जाना पड़ता है, सब तरह की सारी चीजें होती हैं। ये हिस्सा है संघर्ष का, इससे घबराने की जरूरत नहीं। सर, सरकार की मंशा है कि गाजियाबाद को भी जैसे कोरोना उसमें लेके यहाँ भी लॉकडाउन लगने की संभावना नहीं। मैं तो देखिए इस बात की मैं तो आपको बता रहा हूं, पहले मैं इसीलिए बता रहा हूं कि अब जैसे आप देखेंगे कि CA NRC का आंदोलन था, बहुत जबरदस्त आंदोलन था, पूरे देश में आंदोलन था। मोदी जी ने 4 घंटे के टाइम देके और पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया। ठीक इसी तरह की स्थिति ये आंदोलन, इन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए, इन्होंने बल प्रयोग कर लिया, इन्होंने षड्यंत्र कर लिया, इन्होंने रास्ते रोक दिए, रास्ते में कील गाड़ दी, और जितनी भी चीजें कर सकते हैं इन्होंने नकली किसान बना लिए। उन नकली किसानों से, किसान संगठनों से बात करने की बात कर रहे थे, अब तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा कोई भी। तो जितने भी हथकंडे ये अपना सकते थे इन्होंने मुकदमे बना दिए, लोगों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं, जेल में भी डाल दिया है, पिटाई भी कर रहे हैं। उस सब के बावजूद भी आंदोलन दिन प्रतिदिन और मजबूत और व्यापक होता चला जा रहा है पूरे देश में। तो सरकार की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी कर ले। और इसीलिए जो ये सब अब इनसे फर्क नहीं पड़ा, तो अब ये कोरोना का ये नया जो काम है वो कोरोना की वजह से ही, चाहे गाजियाबाद हो सकता है NCR कर दें, गाजियाबाद से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आंदोलन तो सारा NCR में है। अगर आप सिंगू बॉर्डर जाएं वो भी NCR में है, आप टिकरी बॉर्डर जाएं वो भी NCR में है, आप अगर उधर चले जाएं शाहजहांपुर बॉर्डर पर वो भी NCR में, पलवल वाला भी NCR में, और ये तो है ही है NCR में। तो NCR में और दिल्ली में ये लॉकडाउन कर सकते हैं, कोरोना का बहाना लेके इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास करेंगे। पर मैं आपके माध्यम से सरकार को एक चेतावनी दे रहा हूं कि जो उसने CA NRC में किया वो अब यहां सफल नहीं होगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। हमें मालूम है कि कोरोना असलियत में कुछ नहीं है, केवल सरकारी कोरोना है, और सरकारी कोरोना ये सिर्फ लोगों को तबाह करने के लिए और जो उद्योगपति पूंजीपति हैं उनके लिए नीति बनाने, कानून बनाने, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं, मेन स्ट्रीम और कुछ नहीं है। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया बार बार ये दिखा रहा है टेंटों में लोग नहीं है और यहाँ जनसंख्या कम है। नहीं, मैं आपसे एक चीज बार बार कहता हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया आप हैं कपिल साहब, पिपल साहब आप हैं, ये गजेंद्र हैं, राहुल जी हैं, ये सारे के सारे साथी मेन स्ट्रीम मीडिया आप हैं। आज की तारीख में जिस मीडिया की बात करें वो तो दलाल और गुलाम मीडिया, और उसे अब कोई देखता नहीं है। अगर लोगों को फैक्ट कंफर्म करने होते हैं तो वो सोशल मीडिया को देखता है, उन्हें नहीं देखता। उन्हें जान मालूम है सारी। और जो दिखा रहे हैं कि तंबू, ये तो तंबू कहीं गाड़ के कहीं भी दिखा दो आप, और बाहर से देख के भाई आदमी नहीं देखा, देखो खाली पड़े हैं तंबू, कोई नहीं है इसमें। अंदर जाके देखो ना कि तंबुओं में कितने लोग बैठे हैं, यहां आके देखो ना कितने लोग हैं। ये सिर्फ एक उनकी टैक्टिस है जिसमें वो पूरी तरह से फेल हैं, और किसी भी हालत में उनकी ये टैक्टिस सफल नहीं हो सकती। लेकिन वकील साहब, जिस प्रकार से अब सरकार से बातचीत बंद है किसानों की, आपको नहीं लगता कि किसानों में हताशा बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किसानों में हताशा। एक को भी बता दो, एक किसान में इस बात से कोई हताशा हो, आप सारे के सारे मीडिया के साथी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ढूंढ के लेकर आओ, पकड़ के लेकर आओ कि देखो इसमें हताशा है। एक भी किसान साथी में कोई हताशा नहीं है, बल्कि अब वो दुगने जोश से काम कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम हो गया है जिस तरह से जो मोदी सरकार के मंत्री हैं, नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, इनके लिए सरकार जो पब्लिक है उसका विरोध लगातार सामने आ रहा है, और आप ही लोग दिखा रहे हो उस सबको। नहीं, बातचीत का रास्ता सरकार को जब खोलना हो खोले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे हकीकत में इसमें बातचीत करने की कोई जरूरत भी नहीं है। कानून वापिस लेने हैं, 84 देर का काम है, वापिस लो, बात खत्म, बात ही क्या करनी है। और अगर बात करने वाली बात है तो सरकार करे, हमने कभी मना नहीं किया बात करने के लिए। सरकार जब करना चाहे करे, इसके लिए हम उसके पास जाएं? नहीं, हम नहीं जाएंगे सरकार के पास में। हमारा फंडा बिल्कुल क्लियर है, हमारा स्टेप बिल्कुल क्लियर है। इस पे अगर बात होती है हम बात करने को तैयार हैं, या बुलाएगी तो हम चले जाएंगे। सरकार भी तो अपने जगह क्लियर है, उन्होंने बोला चाहे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कानून वापस नहीं, बिल्कुल नहीं ले कानून वापस, तो हम अपने आंदोलन को मजबूत बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है। तो ऐसे में जब दोनों एक तरफ अड़े होंगे तो कैसे बीच का हल निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, जिसकी ताकत बढ़ती चली जाएगी, जो व्यापक होता चला जाएगा, जो मजबूत होता चला जाएगा,
निश्चित रूप से उसके सामने कमजोर को झुकना ही पड़ेगा। और इस समय सरकार जो है कमजोर है और आने वाले समय में सरकार और भी कमजोर होगी, इसलिए सरकार को ही अंततः झुकना पड़ेगा, कानून वापस लेने पड़ेंगे। सब ट्विटर पर 3 दिन से ट्रेंडिंग कर रहा है बाकायदा कि मोदी जी रोजगार दो। युवा क्या आप जाग चुका है? नहीं, युवा तो मैं समझता हूं जब उन्होंने वो मनाया था 17 सितंबर को राष्ट्रीय रोजगार दिवस, तब भी जाग रहा था। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि ये ट्विटर पे क्यों जागता है युवा, ये युवा सड़क पे क्यों नहीं जागता, ये सड़क पे क्यों नहीं भागता, ये मेरी शिकायत है। अगर युवा साथी मेरे से नाराज हो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी शिकायत है, एक बड़े भाई होने के नाते मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब तक आप सड़क पर नहीं आओगे, जब तक अपने आंदोलन को जन आंदोलन नहीं बनाओगे, क्योंकि इस देश में युवाओं की बेरोजगारी की समस्या वाकई में बड़ी भयानक समस्या है, उसके लिए उन्हीं को आना पड़ेगा। तो वो ट्विटर छोड़ के, फेसबुक छोड़ के, व्हाट्सएप छोड़ के, यूट्यूब छोड़ के सड़क पे आना चाहिए सबको इकट्ठा होके, तब ये सरकार जो है उनकी बात मानेगी, तब ये सरकार झुकेगी। यूपी सरकार ने बजट पास किया है, उसमें कल उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि हमने यहाँ पे यूपी वालों की आय दोगुना कर दी है। कैसे दोगुना करी है ये नहीं बताया उन्होंने, कहने में क्या होता। मैं ये कहता हूं कि किसानों की आय 5 गुना हो गई, इससे फर्क क्या पड़ता है? आप बताएंगे कि आंकड़े कैसे होते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, उससे आप समझ लेना। आपने अच्छी बात छेड़ दी तो एक आंकड़ा आपको दे देता हूं, एक ही दूंगा मैं, बढ़िया। इस मोदी सरकार के समय में मोदी सरकार पहले ही दिन से कहती आ रही कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। पहले 5 साल की बात करी, फिर उन्होंने 2022 का टारगेट कर दिया, 2021 चल रहा है। इस 2021 तक किसानों की आय इस मोदी शासनकाल में 35% कम हो गई। मतलब ऐसे समझे आप, अगर 100 रुपए इनकम थी 2014 से पहले, आज की तारीख में वो 65 रुपए हो गई। 35 रुपए कहां गए पता नहीं, ये कम हो गई उसकी इनकम। तो आप दुगनी कैसे करेंगे? दूसरा एक और आंकड़ा बताता हूं आपको। ये सरकार जो है किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक फार्मूला अपना रही है कि साल में 6,000 रुपए किसानों के खाते में जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसके माध्यम से जो अब तक आंकड़े आए हैं, उस आंकड़े को अगर टोटल आप कैलकुलेट करो, 7 बार 2-2 हजार रुपए भेजे गए हैं किसानों के खाते में। और ये शुरू हुआ है आपके उससे दिसंबर 2018 से, दिसंबर 2018 से मार्च 2019 पहला ये, फिर उसके बाद में 4 महीने का, फिर उसके 4, इस तरह से 7 बार अब तक पैसे डाले जा चुके हैं। शुरू में जो किसानों को दिए गए करीब 3.5 करोड़ किसानों के ही खाते में वो पैसे गए। और किसान कितने हैं? सरकारी आंकड़े के हिसाब से इस देश में 14 करोड़ 64 लाख किसान हैं, जिसमें सरकार के हिसाब से 12.5 करोड़ किसान छोटे किसान है, यानी जिन पर 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। मतलब 2 हेक्टेयर का मतलब हो गया कि उन पर 5 एकड़ से कम जमीन है, या अगर बीघा में कहो तो 25 बीघा से कम जिस पर जमीन है वो किसान छोटे और मझोले किसान हैं। उन 12.5 करोड़ किसानों को सरकार किसान सम्मान निधि देती है। अभी तक जो मैक्सिमम सरकार दे पाई है, मैक्सिमम एक बार में, वो 10 करोड़ 40 लाख। ये सरकारी आंकड़े, इनकी कंफर्मेशन नहीं है। उनमें से कितने लोगों को मिला है पता नहीं है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 40 लाख लोगों को, इसमें फर्जी जो लोग हैं 40 लाख, उनके पास किसान सम्मान निधि पहुंच गई है। तो अगर सरकारी आंकड़े भी मान लेते हैं 10 करोड़ 40 लाख इन किसानों को मैक्सिमम एक बार में ये पैसे पहुंचे हैं। इस 7 बार में टोटल अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1,10,000 करोड़ 1,10,000 करोड़ रुपए इन 7 बार के टर्म में किसानों के पास पहुंचे हैं, अगर सरकारी आंकड़ों को सही मान लेते हैं तो। ठीक है, अब आप देखें जरा, इस सरकार ने 2014 के बाद में जो तेल में वृद्धि करी है, मैं आंकड़े बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझना। इसको जो तेल में वृद्धि करी है, उस तेल से सरकार ने कितने पैसे कमाए? मोदी सरकार ने, राज्य सरकारों का अलग करते हैं, मोदी सरकार ने लगभग 21.5 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। अगर इसमें स्टेटों का भी जोड़ दें, राज्यों का भी, तो करीब 31 लाख करोड़ की कमाई ये डीजल और पेट्रोल में पैसे बढ़ा के सरकार ने कमाए हैं। और इसमें जो हमारे देश में जो डीजल इस्तेमाल होता है, वो डीजल इस्तेमाल होता है तकरीबन 70% जो डीजल है वो डीजल के वाहन है। मतलब सारे जो वाहन हैं उसमें 30% के लगभग उसके पेट्रोल के वाहन हैं और 17% डीजल के हैं। और डीजल में जो 28% खपत होती है वो कृषि के क्षेत्र में होती है, यानी कि जो पंप सेट है उसमें होती है, डीजल इंजन लगाते हैं, या ट्रैक्टर में होती है।
वो किसान 28% डीजल इस्तेमाल करता है। अगर इसको हम देख लें तो किसानों से ही सरकार ने 1,51,000 करोड़ रुपए केवल इन जो 7 पीरियड हैं, यानी दिसंबर 2018 से और इस नवंबर 2020 तक जो पैसे सरकार ने कमा लिए किसानों से, वो बैठते हैं 1,51,000 करोड़। 1,51,000 करोड़। और किसानों को कितने दिए अगर सरकार की बात से मान लें, 1,10,000 करोड़, यानी 41,000 करोड़ रुपए तो किसानों की जेब से निकाल लिए तेल के नाम से सरकार ने। ये दे रही है सरकार। कैसे आय दुगनी हो जाएगी? जो कट्टा था, खाद का कट्टा 50 किलो का 45 किलो का कर दिया, रेट उसके बढ़ा दिए, कैसे आय दुगनी हो जाएगी? बीज की कीमत बढ़ रही है। हमसे लिए जाने वाले जो बीज, खेत में से जो अनाज लिया जाता है, उसके 10 गुना से 20 गुना तक जो है वो बीज हम ही को दिया जाता है। कैसे इसमें सरकार करेगी? तो कहने में कुछ नहीं है। और मोदी सरकार या बीजेपी सरकार, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, चाहे इनका केवल एक काम है कि बकते रहो, आप कहते रहो, बोलते रहो, और कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। तो सरकार केवल कह रही है, हकीकत में जमीन पर कुछ नहीं है। सर, और डिजिटल मीडिया के ऊपर अभी कानून ला रहे, 3 महीने के अंदर लागू करेंगे। तो इसके लिए आपको हल्ला मचाना चाहिए। डिजिटल मीडिया, भाई आप लोग हैं, सबसे ज्यादा असर आप पर पड़ेगा जो आप सोशल मीडिया के साथी हैं। मतलब यह है कि इससे एक बात सिद्ध हो गई है, सोशल मीडिया ने इस आंदोलन की और देश में घटने वाली तमाम घटनाओं की सच्चाई लोगों के सामने रख दी है। और आप आज की तारीख में मेन स्ट्रीम मीडिया बन चुके हैं। और जो आप लोगों की दिक्कतें सरकार के सामने और पूरी दुनिया के सामने रखे हैं, उससे सरकार बेचैन है। क्योंकि इस सरकार का एक मंत्र है, किसी हालत में किसी तरह की सूचना ना दो, सब चीजों को छुपा के रखो, आंकड़े छुपा के रखो और सारी चीजें उन्हें छुपा के रखो, कुछ पता ही नहीं लगने दो। अगर पता नहीं लगेगा तो आदमी रिएक्ट कैसे करेगा? पर आपने सरकार को नंगा कर दिया, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सारी सच्चाई लोगों के सामने रख दी। इसलिए आपका गला दबाने की कोशिश है, इसलिए फेसबुक पे जो लोग बोलते हैं उनका गला दबाने की कोशिश है, यूट्यूब पे जितने भी साथी अपनी जगह जगह अपनी बात कह रहे हैं उनका गला दबाने की कोशिश है। आप साथ नहीं दोगे हमारा? बिल्कुल देंगे। क्या बात कर रहे हो यार, मैं तो हूं ही आपका साथ देने के लिए। मैं तो जो आंदोलन जीवी हूं, कहना रहे मोदी जी, तो मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा भी। तुम करो आंदोलन, मैं तुम्हारे साथ में हूं। मायावती जी पार्क बनाती है, मूर्ति लगाती है अपनी, तो पूरी दुनिया उनके। अरे यार, तुम भी उनकी बात कर रहे हो जिसका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। स्टेडियम का नाम बदल दिया। मायावती जी आज की तारीख में बीजेपी और आरएसएस के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं, ये आपको समझ जाना चाहिए। नहीं तो वो आंदोलन में सबसे आगे होती और ये आंदोलन बहुत मजबूत हो गया होता। जब नहीं है तो आपको समझ जाना चाहिए। नहीं सर, वो क्वेश्चन आप समझ नहीं पाए सर। एक जब यहाँ पार्क बनाया और एक जब यहाँ स्टेडियम बनाया, इतना बड़ा स्टेडियम है, उस पे मोदी जी का जो नाम चेंज हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है ना, मायावती जी की तरह वो भी काम कर रहे हैं, तो उनका काम यही है। और इस देश का नाम, तो शुक्र समझो अभी देश का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रखा, अभी स्टेडियम का रखा है, अभी तो पटेल साहब को ठिकाने लगाया है, अभी तो किसी और को जो है, बाकी पूरे देश को ठिकाने लगाने की स्थिति है। देखिए, उनके दिमाग में जो गंदी साजिश चलती है वो उसी को मूर्त रूप देते हैं, उसी के लिए काम करते हैं, और उनके दिमाग की गंदगी लगातार सामने आ रही है। एक देश के राष्ट्र, मतलब इतने बड़े राष्ट्रवादी एक नेता का नाम खत्म करके, जो राष्ट्रीय आंदोलन के एक बड़े मजबूत नेता रहे उनका नाम खत्म करके, और नरेंद्र मोदी के नाम पर लगाया जा रहा, तो नरेंद्र मोदी जी को भी शर्म आनी चाहिए कि जिस समय मायावती जी लगा रही तो कह रहे जिंदा अपनी मूर्ति लगा ली। तो भैया जिंदा तुमने स्टेडियम बना लिया, मूर्ति भी तुम्हारी लगी जाएगी उसमें, तो तुम और उनमें फर्क क्या है? मंदिर तो बना रहा है मोदी जी का नाम। हाँ भाई, मुझे पता नहीं मंदिर बना, मैंने नहीं देखा।